हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है जेई 45 डेज क्रैश कोर्स में। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे ये इंपॉर्टेंट बातें। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जेई के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का सिलेबस है। तो आप देख सकते हैं हम पहले पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, फिर वर्नर थ्योरी को कवर करेंगे, उसके बाद हम कवर करेंगे लिगेंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, डेंसिटी क्या होती है, चिलेशन क्या है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स हैं। फिर इंपॉर्टेंट बात आती है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में, मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स का, और फिर हम पढ़ेंगे आइसोमरिज्म। उसके बाद हम करेंगे बॉन्डिंग वाला पार्ट जिसमें हम पढ़ेंगे वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के सीएफटी के बेसिक आइडियाज और सीएफटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम कलर डिस्कस करेंगे और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। उसके बाद हम लास्ट में इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की और क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स में। ठीक है, ये सब टॉपिक्स हम कवर करेंगे। चलिए देखते हैं आज के टॉपिक्स क्या हैं जो हम कवर करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्नर थ्योरी आज हम कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स जिसमें अनायनिक, न्यूट्रल और कटायनिक टाइप्स के लिगेंड्स हम कवर करेंगे, डेंसिटी जो कि मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड एंड एटसेट्रा, इस तरीके से एम्बिडेंटेड लिगेंड भी हम कवर करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, चिलेशन में जैसे ईडीटी वाले मैं कॉम्प्लेक्स आपको दिखाऊंगा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे और स्टीरियो आइसोमरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म ये आज के टॉपिक्स होंगे। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के लिए, तो एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लगभग 12 मार्क्स का ये आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्नर एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली वर्नर को नोबेल प्राइज मिला था इसी बात के लिए, उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने क्या देखा कि जो COCl3 है ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, जो NH3 है वो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, और जब इनको मिलाया गया तो ये एक कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, ये भी एक क्या बना रहे थे, कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, COCl3 और NH3 मिलके। तो आप यहां देख सकते हैं जो COCl3 है वो NH3 के डिफरेंट नंबर्स के साथ जुड़ रहा था, कहीं पे 6 के साथ, कहीं पर 5 के साथ, कहीं पे 4 के साथ, कहीं पर 3 के साथ। जब इस चीज को आगे उन्होंने इसके कोल्ड सॉल्यूशन को AgCl के साथ ट्रीट कराया गया, आप यहां पर देख सकते हैं एक्सेस Ag के साथ ट्रीट कराया गया, आप यहां पर देख सकते हैं सिल्वर कटायन के साथ ट्रीट कराया गया, तो यहां पे क्या मिलता है 3 AgCl, मतलब 3 जो Cl आयन है वो इस कंपाउंड से क्या हो चुके हैं, Ag के साथ जुड़ के, तो यहां पर मिल रहे हैं हमें 3 AgCl के मॉलिक्यूल, मतलब 3 Cl आयन प्रेसिपिटेट हो चुके हैं। इस केस में 2 Cl आयन प्रेसिपिटेट हुए हैं, इस वाले केस में 1 Cl आयन प्रेसिपिटेट हुआ है, और इस केस में आप देख सकते हैं कोई भी Cl आयन प्रेसिपिटेट नहीं हुआ है। ये काफी इंटरेस्टिंग बात थी। तो इसको उन्होंने कैसे समझाया आप यहां पर देख सकते हैं। उस टाइम पे जो एक्सरे मेथड था वो काफी इंपॉर्टेंट मेथड था, और उसी के द्वारा यहाँ पे ये देखेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कलर है इस कंपाउंड को, एक कंपाउंड बन के आया, कंपाउंड क्या है CONH3 3 पॉजिटिव और यहाँ पर 3 Cl नेगेटिव है। जो कंडक्टिविटी है वो कोरस्पॉन्ड्स है 1 A आयन हो गया और 3 आयन हो गए, तो 1:3 इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे इसका कलर आता है येलो। इस कंपाउंड का जो कलर आता है आप देख सकते हैं COCl, एक Cl अंदर है, NH3 ऊपर चार्ज 2 पॉजिटिव और 2 Cl नेगेटिव, इसका कलर आता है पर्पल। आप देख सकते हैं एक ये कंप्लीट आयन हो गया और 2 आयन ये हो चुके हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं COCl2 NH3 एक सिंगल पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव है। एक चीज और आप यहां पर देख सकते हैं, अगर यहां पर 3 पॉजिटिव है तो यहां पर टोटल 3 नेगेटिव है, मतलब ये कंपाउंड कैसा हुआ, न्यूट्रल। कैसा हुआ, न्यूट्रल। ठीक है, उसी तरीके से ये ग्रीन है और इस कंपाउंड का लास्ट वाले का कलर क्या है, वॉयलेट। तो आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया, तो ये 1:2 इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ये 1:1 इलेक्ट्रोलाइट हो गया, और ये भी 1:1 का इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ठीक है, चलिए मूव करते हैं वर्नर थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स या आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। उन्होंने क्या कहा कि मेटल के पास 2 तरह की वैलेंसी होंगी। मेटल कितनी तरह की वैलेंसी पजेस करेगा, 2 तरह की। एक वैलेंसी होगी प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी वैलेंसी होगी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है समझिए ध्यान से। जो प्राइमरी वैलेंसी है वो जो बाहर वाले आयंस हैं, जो ब्रैकेट होती है, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक ब्रैकेट होगी, उसके अंदर एक मेटल होगा जो मोस्टली ट्रांजिशन मेटल रहता है। जैसे कि मान लीजिए हम ले लेते हैं ये कोबाल्ट, उसके अंदर एक मेटल है, उसके अंदर कुछ स्पीसीज होंगी जिन्हें हम लीगेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लीगेंड्स। ठीक है, ये हमारे लीगेंड्स हैं, ये हमारे क्या है, लीगेंड्स। लीगेंड्स कितने हैं, 6 हैं, और ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। अब बाहर एक आयन होगा, हो सकता है वो पीछे हो सकता है वो आगे हो। इस बेसिस पर ब्रैकेट जो होगी वो कटायनिक और अनायनिक हो जाएगी। इस बेसिस पर ब्रैकेट क्या हो जाएगी, कटायनिक और अनायनिक। ध्यान से समझिए, तो अगर हमारा जो आयन ये पीछे है तो ब्रैकेट कैसा काम कर रही है, अभी
कटायनिक होगी, ब्रैकेट कैसी होगी, कटायनिक, और पीछे वाला आयन है वो कैसा है, अनायनिक है। तो जो ये बाहर वाले आयन है क्या दिखाते हैं, वैलेंसी। कौन सी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। तो कोई भी मेटल दो टाइप की वैलेंसी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आप देख सकते हैं। वर्नर ने क्या कहा कि मेटल दो टाइप की वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, एक प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। जो अंदर वाली वैलेंसी है वो सेकेंडरी वैलेंसी है, जो ब्रैकेट के अंदर लिगेंड्स हैं, और जो बाहर वाले ये आयंस हैं Cl वाले, ये प्राइमरी वैलेंसी है। तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ लेते हैं। जो प्राइमरी वैलेंसी है वो पॉजिटिव और जीरो भी हो सकती है कुछ केसेस में, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, पॉजिटिव या जीरो हो सकती है कुछ केसेस में। उसके बाद प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव और जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव तो होगी, ठीक है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी वो क्या बताता है हमें, कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी में क्या बताता है, ऑक्सीडेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी क्या बताएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी हमें क्या बताएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। जैसे इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो आपको चेक करना है कि इस कंपाउंड में मेटल के साथ कितने लिगेंड्स बॉन्ड बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। प्राइमरी वैलेंसी को नेगेटिव आयंस द्वारा सेटिस्फाई किया जाता है, और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं नेगेटिव आयंस भी, न्यूट्रल भी, या पॉजिटिव आयंस भी। पॉजिटिव जैसे आप ले सकते हो NO पॉजिटिव, नेगेटिव में आप जैसे न्यूट्रल में आप यही ले सकते हो जैसे NH3 हो गया, ठीक है। आपका H2 हो गया, ये न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। ये अभी हम डिस्कस करेंगे। और नेगेटिव में जो आयंस होते हैं वो आप ले सकते हो जैसे SO4 नेगेटिव हो गया, ठीक है। इस टाइप से आप नेगेटिव आयंस भी ले सकते हो, जैसे यही हो गया Cl नेगेटिव। ये यहाँ पर लिगेंड का काम नहीं कर रहा है, ये काउंटर आयन की तरह काम कर रहा है, बट लिगेंड अगर ये लिगेंड का काम करता है, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये लिगेंड का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये Cl नेगेटिव है, ये क्या है हमारा Cl नेगेटिव। उसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है वो आप ध्यान से समझिए। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो ये है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, मतलब उनका इस कंपाउंड की ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। मतलब प्राइमरी वैलेंसी ज्योमेट्री को नहीं बताती है, बट सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल होती है, मतलब इनके अकॉर्डिंग हमें इस कंपाउंड की ज्योमेट्री का पता लगेगा। इनके अकॉर्डिंग हमें किसका पता लगेगा, इस कंपाउंड की ज्योमेट्री का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वर्नर थ्योरी की जो आपको हमेशा माइंड में रखनी है, ठीक है। ये था वर्नर का सिद्धांत, वर्नर की थ्योरी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी हम एक बार इंट्रोड्यूस करते हैं कि लिगेंड्स है क्या, व्हाट आर दीज लिगेंड्स। ये लिगेंड्स है क्या, लिगेंड्स मॉलिक्यूल्स या आयंस हो सकते हैं जो डोनेट करते हैं एक पेयर इलेक्ट्रॉन, किसको, मेटल आयन को। और जो मेटल आयन होता है उसे बोलते हैं हम सेंट्रल मेटल आयन। क्या बोलते हैं हम उसको, सेंट्रल मेटल आयन। क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल, ठीक है। तो लिगेंड्स के 3 तरह के टाइप हो सकते हैं। हो सकता है लिगेंड न्यूट्रल हो, जैसा कि मैंने आपको बताया, वाटर हो गया लिगेंड जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, अमोनिया हो गया, CO हो गया, ये कुछ न्यूट्रल टाइप के लिगेंड है। किस टाइप के लिगेंड है, कुछ न्यूट्रल टाइप के लिगेंड है। अनायनिक लिगेंड्स जिन पे नेगेटिव चार्ज हो, चाहे -1 हो, -2 हो, -3 हो, कुछ भी हो, बट नेगेटिव चार्ज हो, जैसे हो गया हमारा Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, F नेगेटिव, Br नेगेटिव, ठीक है। ये कुछ हमारे जैसे O2 नेगेटिव हो गया, S2 नेगेटिव हो गया, ये हमारे कुछ क्या है, ये हमारे कुछ अनायनिक टाइप के लिगेंड्स हैं, ठीक है। लिगेंड्स क्या करते हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये डोनेट करते हैं एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसको, मेटल आयन को। हो सकता है एक डोनेट करें, हो सकता है एक से ज्यादा करें, उस बात पे भी हम कैटेगराइज करेंगे कि कितने लिगेंड्स, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट्स कर रहा है एक लिगेंड, उस बात पे भी हम लिगेंड्स को कैटेगराइज करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं कटायनिक लिगेंड्स। कटायनिक में इनके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, जैसे आपको मैंने बताया था NO पॉजिटिव, आप यहाँ पर देख सकते हैं NH2 पॉजिटिव, ठीक है। अमाइडोजेन, अमाइडोजेन ये भी हो सकता है लिगेंड्स। तो लिगेंड्स, आई होप यहाँ तक लिगेंड्स आपको क्लियर होंगे। चलिए मूव करेंगे डेंटिसिटी की तरफ। अब ये डेंटिसिटी क्या है, एकदम से सिंपल बात है। डेंटिसिटी एक नंबर है, नंबर किसका, डोनर एटम्स का। किस में होंगे डोनर एटम्स, जो डोनेट कर रहा है। कौन डोनेट कर रहा है, लिगेंड। तो नंबर ऑफ डोनर एटम जो लिगेंड में जुड़े हुए हैं, जो डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं सेंट्रल मेटल आयन से, जो डायरेक्टली किससे बॉन्डेड होंगे, सेंट्रल मेटल आयन से। मतलब आप यहां से ये समझ सकते हैं, जैसे वाटर एक लिगेंड है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल आयन को। किसको डोनेट कर रहा है, सेंट्रल मेटल आयन को, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल आयन जैसे कि हो सकते हैं हमारे जो 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। मोस्टली क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। अब जो इंपॉर्टेंट बात आती है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर यहां से मान लीजिए ये हमारा मेटल है और इसको कोई लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए आ रहा है, अगर वो लिगेंड सिर्फ एक ही एटम के द्वारा यहाँ पे जुड़ता है इस मेटल से, तो उसे हम बोल देंगे मोनोडेंटेड लिगेंड। मान लीजिए
कोई लिगेंड है जिसमें दो डोनर साइट अवेलेबल हैं, मान लो L1 और L2, तो वो यहां से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और यहां से भी, लिगेंड सिर्फ एक ही है, ठीक है, बट उसमें दो डोनर साइट अवेलेबल है, तो उसे क्या कहेंगे हम, बाइडेंटेट। इसी तरीके से तीन डोनर एटम से अगर वो डोनेट करेगा तो उसे कह देंगे जो डायरेक्टली मेटल से अटैच्ड हो। इन बात का ध्यान रखना, यहां पर भी ऑक्सीजन डोनर एटम रहेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन रहेगा, ठीक है। अमोनिया के केस में अमोनिया भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, ये Cn नेगेटिव साइनाइड हो गया, ठीक है, ये Cn नेगेटिव क्लोराइड हो गया, पायरिडीन हो गया Py, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये मोनोडेंटेट टाइप के बेस है। कैसे टाइप के बेस है, मोनोडेंटेट टाइप के बेस है, मतलब इनकी डेंसिटी कितनी हुई, 1, मतलब ये यहां से जो नंबर ऑफ डोनर एटम्स रहेंगे इस लिगेंड में जो डायरेक्टली बॉन्डेड रहेंगे सेंट्रल मेटल लाइन से, वो रहेगा सिर्फ एक, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड में कितने रहेंगे, 2, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे मेटल लिख देता हूँ, यहाँ से भी डोनेट होगा और यहाँ से भी डोनेट होगा, तो ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन, ये दो डोनर एटम है, तो इसकी डेंसिटी कितनी हुई, 2, इसको हम बोल देते हैं बाइडेंटेट। और दूसरा नाम भी इसका हम यूज कर सकते हैं जो कि होगा डाइडेंटेट। क्या होगा, डाइडेंटेट लिगेंड। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे एसिटाइल एसीटोनेट बनाया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका डोनर एटम हो गया और ये आपका डोनर एटम हो गया, तो यहाँ पर दो डोनर एटम है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, डाइडेंटेट लिगेंड। सेम यहाँ पे ऑक्सीलेटो आयन, ऑक्सीलेटो आयन को ऐसे भी लिख सकते हैं C2O4 2 नेगेटिव, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं OX2 नेगेटिव, ठीक है। ये कैसे बनता है, ये आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है COOH और COOH, यहाँ से 2H को रिमूव कर दो, यहाँ से मैंने कर दिया 2H पॉजिटिव को रिमूव, तो यहाँ से क्या हुआ, ये बन गया COO नेगेटिव और ये बन गया COO नेगेटिव, ये दोनों सेम ही तो है, इसको बोल देते हैं ऑक्जेलेट आयन, ठीक है। और लिगेंड नेम हो जाता है इसका ऑक्जेलेटो। तो यहाँ पर कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव। कितने डोनर साइट है, 2 डोनर साइट है, यहाँ से डोनेट करेगा, यहाँ से डोनेट करेगा, किसको डोनेट कर रहा है, मेटल को डोनेट कर रहा है, तो इसलिए इसे हम क्या कह देते हैं, इसलिए इसे हम कह देते हैं बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड। उसके बाद आपका आता है पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या है, जहां पर मल्टीपल डोनर एटम्स हो, भाई 3 से ज्यादा हो जाए, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ना, ये और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, EDTA बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते थे, EDTA क्या है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप अगर काउंट करें यहाँ पे, तो ये कितना डेंटेट है, ये है हेक्साडेंटेट। कैसा डेंटेट है, हेक्सा। आप देखिए, एक डोनर साइट, उसके बाद आप देख सकते हैं 2 डोनर साइट, उसके बाद आप देख सकते हैं 3 डोनर साइट, उसके बाद आप देख सकते हैं 4 डोनर साइट, ठीक है। और ये एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन, कितनी डोनर साइट हो गई, जरा चेक करिए, 6 डोनर साइट, मतलब इसकी डेंसिटी कितनी हुई, 6, मतलब एक ऐसा डेंटेट हुआ हेक्साडेंटेट लिगेंड। अगर मैं EDTA के बारे में आपको बताऊं तो ये आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड है। कैसा लिगेंड है ये, हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरीके से आपके मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट एटसेट्रा, ये हमारे टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हैं डोनर एटम के बेस पर। अब एक टाइप के लिगेंड आ जाते हैं एम्बिडेंट लिगेंड्स। एम्बिडेंटेट लिगेंड्स कौन से होते हैं, बहुत ईजी है, जो मॉलिक्यूल्स या आयंस जिनके पास अवेलेबल साइट तो 2 हो बट अटैक सिर्फ एक से करें, अटैक सिर्फ एक से करें। मान लीजिए मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एन इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम 2 डिफरेंट एटम्स, मतलब अवेलेबल तो 2, या तो ये नाइट्रोजन से अटैच हो सकता है या ये ऑक्सीजन से अटैच हो सकता है, इसको हम बोलते हैं NO2 नेगेटिव या फिर ONO नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है नाइट्रो और नाइट्राइटो जुड़ा हुआ है N से, और यहाँ पे नाइट्रो और नाइट्राइटो जुड़ा हुआ है O से, ऑक्सीजन डोनर एटम है। मतलब अवेलेबल साइट कितनी है डोनेट करने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकती है मेटल को, सेंट्रल मेटल आयन को, वो है 2, बट अटैक सिर्फ एक से हो रहा है, तो इस टाइप के लिगेंड्स को हम बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड्स, ठीक है। सेम आपका आ जाता है साइनो, मतलब जिसको हम बोल देते हैं साइनाइडो, ठीक है, Cn नेगेटिव, या इसको लिख सकते हैं आप NC नेगेटिव। यहाँ पे C से डोनेट कर रहा है, यहाँ पे N से डोनेट कर रहा है, आइसोसाइनो। उसी तरीके से आपका आ जाता है थायोसाइनेटो, SCN नेगेटिव और हो जाता है NCS नेगेटिव, ठीक है। क्या हो जाता है, SCN नेगेटिव और क्या हो जाता है, NCS नेगेटिव। उसी तरीके से आपका आ जाता है थायोसल्फेटो, आप देख सकते हैं SO4 नेगेटिव 2 नेगेटिव, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे ये आ जाता है, यहाँ पे O डोनर है और यहाँ पे क्या है S डोनर, यहाँ पे क्या है S डोनर। तो इनको आपको क्या है पढ़ना है, ठीक है। ये आपके एम्बिडेंट लिगेंड हो गए। अब आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स जो मेटल से अटैच्ड हैं। जैसे आपको यहाँ पर देख सकते हो, किसी भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे ये जो K लिखा हुआ है ये पोटाशियम है, और यहाँ पे 4 पोटाशियम है, और ये K है हमारा काउंटर आयन, ठीक है, जो कि प्राइमरी वैलेंसी मैंने आपको बताया था। जो Fe है ये सेंट्रल एटम आयन है, ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन है। और ये हमारे लिगेंड्स हैं, कितने लिगेंड्स हैं, 6। तो 6 क्या हुआ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये क्या है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये क्या है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये क्या हमारी कोऑर्डिनेशन स्फीयर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट बात पर।
नेक्स्ट बात ये है कि CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव में 6 अमोनिया है, लिगेंड्स की तरह काम कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का कितना हो गया, जल्दी से बताइए, आप सभी को पता है कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का होगा 6। अगर मैं बात करूं FeCN होल 6 4 नेगेटिव की, तो आप यहां पर देख सकते हैं लिगेंड्स कितने हैं, एक ही टाइप की लिगेंड है जो कि CN है और वो कितने 6 है, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, जल्दी से बताइए। कोऑर्डिनेशन नंबर जो आयरन मेटल का होगा वो होगा 6, कितना होगा 6। तो इस तरीके से आप इनको पहचान सकते हैं आराम से कोऑर्डिनेशन नंबर को। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। जैसे कि मैंने आपको एक EDTA के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था EDTA का मैं आपको कॉम्प्लेक्स भी दिखाऊंगा, आप यहां पर देख सकते हैं। इसको हम इस प्रोसेस को बोल देते हैं चिलेशन। चिलेशन एक्चुअली में है क्या, जब कंपाउंड्स, जब जो लिगेंड्स होते हैं वो आकर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मेटल्स को, और अगर एक ही लिगेंड में 2 या 2 से ज्यादा साइट्स अवेलेबल है डोनेट के लिए और उन सभी से वो जुड़ रहा है उसके साथ, मेटल के साथ, तो होता क्या है, वहां पे रिंग्स बनने लगती हैं। क्या बनने लगती हैं, रिंग्स। और ये जो रिंग्स बनती हैं, रिंग्स की वजह से उस कंपाउंड में क्या आ जाती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। क्या आ जाती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। और इस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के फीचर को हम बोल देते हैं क्या, चिलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, चिलेशन। जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाले जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है, और वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाले जो रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टेबिलिटी के जो रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं चिलेट्स। क्या कहते हैं, चिलेट्स, ठीक है। और इस पूरे फिनोमेना को क्या कह देते हैं, चिलेशन। क्या कह देते हैं, चिलेशन। जो लिगेंड्स चिलेशन मतलब चिलेट्स बनाते हैं, चिलेशन शो करते हैं, उन्हें कह देते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। क्या कहते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स। तो आप देख सकते हैं ये मेटल है और यहाँ पर ये EDTA आ रहा है और यहाँ पे ये जुड़ गया है इसके साथ। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। तो अच्छा, ये कंपाउंड्स वेरी वेरी स्टेबल हो चुका है। कैसा हो चुका है, वेरी वेरी स्टेबल। रीजन क्या है, ये बहुत सारी रिंग्स बना रहा है। ये क्या बना रहा है, बहुत सारी रिंग्स। जैसे आप देख सकते हैं मेटल, नाइट्रोजन और फिर ये एक रिंग बन चुकी है। आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे सर्कल किया है, एक रिंग इस टाइप से, एक रिंग यहाँ नीचे बन रही है, ठीक है। उस टाइप से एक रिंग इधर बन रही है, एक रिंग इधर बन रही है, एक रिंग इधर बन रही है। तो ये तो बहुत सारी रिंग, जितनी ज्यादा रिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतने क्या बनता रहेगा, उतना ज्यादा कंपाउंड्स क्या होता रहेगा, स्टेबल होता रहेगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात पढ़िए, अगर मैं लिखता हूँ CuH2 होल 6 2 पॉजिटिव, उसको 3 ऑक्सिलेट हो, देखो ध्यान रखिए, ये इसकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन है, तो वो किसी भी तरीके से लिख सकते हैं 3OX2 नेगेटिव या 3C2O4 नेगेटिव के साथ रिएक्शन कराता हूं तो एक कॉम्प्लेक्स बन के आ जाता है जो होता है CuC2O4 3 और यहाँ पर 4 नेगेटिव प्लस 6H2। हुआ क्या, यहाँ पे रिएक्टेंट पार्टिकल्स कितने टोटल, 1 तो यहाँ से है और 3 यहाँ से, तो टोटल पार्टिकल्स हुआ 4, और यहाँ पे 1 यहाँ से और 6 यहाँ से, तो टोटल पार्टिकल्स हुआ 7। हो क्या रहा है, रिएक्टेंट पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं हम, एंट्रोपी डिक्रीज और इंक्रीज। बट रैंडमनेस अगर बढ़ेगी, रैंडमनेस अगर बढ़ रही है तो डेफिनेटली एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। रैंडमनेस 4 to 7 हो रही है तो इसका मतलब पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, रैंडमनेस बढ़ रही है, डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है, डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है, डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है, तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी, एंट्रोपी भी क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट पर जाऊं तो रिएक्शन क्या होगी, फीजिबल होगी। रिएक्शन फीजिबल क्यों होगी, क्योंकि एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और उसके बाद ये रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली स्टेबल भी है, थर्मोडायनेमिकली क्या है, स्टेबल है। चलिए मूव करेंगे अब नेक्स्ट बात पर, जो कि हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर। क्या है हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का अगर आपको IUPAC नेम लिखना है, IUPAC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने स्टैंडर्डाइज कर रखा है कि किसका नाम किस तरीके से लिखना है। कुछ रूल्स प्रोवाइड कर रखे हैं, वो रूल्स हमें पढ़ने, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं उसी तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के रूल लिखे जाते हैं। तो ध्यान से समझिए, पहले हमें क्या करना है, लीगेंड को आइडेंटिफाई करना है। भाई लीगेंड कौन सा है, न्यूट्रल है, अटायनिक है, अनायनिक है, और किस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और क्या नाम हो सकता है जो जुड़ा हुआ है मेटल सेंटर से इन द गिवन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सेकंड रूल क्या कहता है, लिगेंड्स को नेम करिए सबसे पहले। मान लो लिगेंड जुड़ा हुआ H2O, तो इसका नेम वाटर नहीं होगा, इसका लिगेंड नेम होता है एक्वा। मान लो लिगेंड जुड़ा हुआ CN, तो इसका नेम क्या होता है, साइनो। मान लो लिगेंड जुड़ा हुआ O2 नेगेटिव, तो ये ऑक्साइड नहीं है, इसका नेम होता है ऑक्सो। इस तरीके से हमें लिगेंड नेम क्या करना है, लिगेंड का नाम लिखना है। उसके बाद अल्फाबेटिकल में लिगेंड्स के नाम लिखने हैं, वो कितने हैं वो भी लिखना है और उसको फॉलो करना है। उसके बाद लिखना है हमें मेटल सेंटर का नाम। इफ द लिगेंड इज ए नेगेटिव आयन, चेंज द एंडिंग ऑफ द लिगेंड नेम टू O एंड द वर्ड आयन आफ्टर द लिगेंड्स नेम। तो हमें ये ऐड करना है, ठीक है। अगर कोई लिगेंड क्या है, नेगेटिव आयन है, अगर लिगेंड कैसा है, नेगेटिव आयन, तो हमें क्या करना है, जो एंडिंग है लिगेंड की उसको
ओ से चेंज करना है एंड वर्ड आयन ऐड करना है। द प्रीफिक्स बिस एंड ट्रिस, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाता है और उसका हम नेमिंग कर रहे हैं तो वहां पर भी हमें बिस और ट्रिस लगाने पड़ते थे। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो वहां पर हम बिस और ट्रिस लगा सकते हैं जब ये यूज किया जाता है प्रेजेंस ऑफ 2 और 3 लिगेंड्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप। ठीक है, ये हो गए हमारे क्या, इस टाइप से हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे। चलिए एग्जांपल्स देख सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा CONH3O6Cl3, तो ये एक कंपाउंड है, ये इसका सेंटर मेटल आइटम है, ये इसके लिगेंड है जो कि एक अमोनिया है, एक ही लिगेंड है अमोनिया, मतलब एक ही टाइप का है। ठीक है, अमोनिया कितने हैं 6 है, तो 6 इसका क्या हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर। इसकी प्राइमरी वैलेंसीज क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे Cl3। ठीक है, मतलब काउंटर आयन क्या है क्लोराइड, काउंटर आयन क्या है क्लोराइड आयन। ठीक है, और कितने हैं 3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं लिगेंड अमोनिया है, NH3, मेटल सेंटर कोबाल्ट है, इसका नेम हो जाएगा, देखो कितने हैं अमोनिया 6, और अमोनिया का लिगेंड नेम होता है अमाइन, तो क्या लिखेंगे हम हेक्सा 6 के लिए, अमाइन लिगेंड के लिए, कोबाल्ट मेटल के लिए यहां से, और 3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए आपको CONH3 होल 6 Cl3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या करेंगे, CO को मान लेंगे X, NH3 0, अमोनिया का जो चार्ज होता है वो आपको याद करना है, इसका चार्ज होता है 0, 0 × 6 0, और Cl पे होता है -1, -1 × 3, इसको यहाँ पे रखेंगे इक्वल टू में, न्यूट्रल है तो 0 रखेंगे तो X की वैल्यू आ जाएगी +3, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 3। ठीक है, और पीछे लिखेंगे क्लोराइड, पीछे क्या लिखेंगे क्लोराइड। अगर यहाँ पर ये ब्रैकेट नेगेटिव होती या इस पे कोई चार्ज होता पॉजिटिव होती तो हमें पीछे एक नाम लिखना होता आयन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं CuCN होल ट्वाइस नेगेटिव, लिगेंड कौन है Cn नेगेटिव, जिसका नाम क्या है साइनाइड, क्या नाम है जिसका साइनाइड, और ये साइनाइड आयन है और लिगेंड नेम होगा साइनाइडो। ठीक है, या तो आप लिखेंगे साइनाइडो या आप लिखेंगे साइनो। मेटल सेंटर कौन है कॉपर, नेम क्या हो जाएगा, कितने हैं साइनाइड 2, तो डाई साइनाइडो कॉपर। पर कॉपर की जगह हमें क्या लिखना होगा, या तो आप लिख दीजिए कॉपर, अगर मेटल जो ब्रैकेट है यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ X + 0 - 3। ठीक है, तो X की वैल्यू आ जाती है +3। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, अगर मेटल जैसे यहाँ पे कॉपर है, ये अगर जो ब्रैकेट है वो अनायनिक है तो मेटल का नाम लिखना होता है कॉपर ना लिख के क्यूपरेट। क्या लिखना है क्यूपरेट, उसके पीछे 8 लिखाना है। मान लीजिए सिल्वर है तो उसका नाम लिखना आर्जेंटेट। मान लीजिए कोई और मेटल जैसे आयरन है तो उसको लिखना फेरेट, अगर वो ब्रैकेट अनायनिक का काम कर रही है तो इसका नाम हम लिखेंगे डाइसाइनाइडो, और इसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 1 होगा। कैसे होगा, और देखो मैंने वर्ड लगाया यहाँ पे आयन, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है आयन। तो हम क्या करेंगे, कॉपर को लेट कर लेंगे X, साइनाइड इसका हो जाएगा -1, -1 × 2 -2 इक्वल टू में इस पे चार्ज है वो आएगा -1, तो वैल्यू आ जाती है +1। जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपको मिलेगी पॉजिटिव। ठीक है, क्या मिलेगी पॉजिटिव, मैंने क्या लिखा हुआ है +1। ठीक है, चलिए इस तरीके से आप इसका भी नाम लिख सकते हैं FeC2O4 थ्राइस 3 नेगेटिव, तो आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। आयरन को एक्सलेट कर लिया, ये ऑक्सिलेट आयन है जिसपे -2 चार्ज होता है, -2 × 3 हो गया -6 इक्वल टू में क्या आ गया -3, तो एक वैल्यू क्या आ जाएगी +3। तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन नंबर जो कि आयरन का है। तो इसका नाम इस तरीके से लिख सकते हैं, आयरन 3 कितने हैं ट्राई, तो लिखेंगे ट्रिस ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट ना लिखे हम क्या लिखेंगे ऑक्सिलेटो, क्या लिखेंगे ऑक्सिलेटो आयन। ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ट्राई ऑक्सिलेटो फेरेट, क्या लिख सकते हैं ट्राई ऑक्सिलेटो फेरेट। तो ये इस तरीके से आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि होगा आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्या है, आइसोमरिज्म कंडीशन कंपाउंड्स में 2 तरह की हो सकती है, एक स्टीरियो आइसोमरिज्म आप देख सकते हैं और एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म आपको पता है स्पेस के बारे में जहां होता है, जहां स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट हो आइटम्स की और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो उसे कहते थे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। आप देख सकते हैं स्टीरियो में हमें 2 एग्जांपल 2 टाइप की है, ज्योमेट्रिकल में होता है सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, ये एग्जांपल है PtCl2, ये एग्जांपल जो आपको वो है PtCl2 NH3 होल ट्वाइस,
और ये है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जिसमें डी और एल फॉर्म होंगे, जिसमें क्या होंगे, डीएल एल फॉर्म। जैसे CO EN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव, ये कंपाउंड्स EN इथाइलिन डाइएमीन जो कि एक न्यूट्रल लिगेंड है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये चिलेशन कर सकता है तो कंपाउंड हाईली स्टेबल होगा। CO EN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव, इसमें डी और एल मतलब डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म्स बनेंगी। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में आप पढ़ सकते हैं सॉल्वेट आइसोमरिज्म। सॉल्वेट आइसोमरिज्म में क्या होगा, आप देख सकते हैं CrH2 होल 6 Cl3, CrH2 होल 5 Cl, CrH2 होल 4 Cl2 और इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो यहाँ पर जो कंपाउंड है आप देख सकते हैं CrH2 होल 6 Cl3, CrH2 होल 5। तो जो नंबर ऑफ वाटर लिगेंड्स है सॉल्वेंट आइसोमरिज्म में क्या होगा, जो नंबर ऑफ वाटर लिगेंड्स एक्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो लिगेंड्स की तरह एक्ट कर रहे हैं वो डिफरेंट होते चले जाएंगे। तो उन्हें हम क्या कह देंगे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो लिगेंड्स की तरह एक्ट कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, डिफर हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, उस टाइप के आइसोमरिज्म को हम क्या बोल देते हैं, सॉल्वेट आइसोमरिज्म या हाइड्रेट आइसोमरिज्म। एक और नाम है इसका, क्या कह सकते हैं आप इसे, हाइड्रेट आइसोमरिज्म, हाइड्रेट आइसोमरिज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आती है लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज आइसोमरिज्म क्या है, जब लिंकेज डिफरेंट हो, सीधा सीधा तो कह रहा है जो NO2 है, मतलब इसके इसमें एम्बिडेंट लिगेंड चाहिए। कौन सा लिगेंड चाहिए, एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड क्या करता है, अगर CN नेगेटिव है तो एक बार C से जुड़ जाएगा, अगर N से जुड़ जाएगा, मतलब दोनों केसेस में लिगेंड तो सेम है बट उनकी जो डोनर एटम है वो डिफरेंट हो गया। जैसे CONH3 होल 5 NO2 Cl2 और CnH3 होल 5 सेम है ONO Cl2। तो यहाँ पे जो एटम्स हैं वो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट जो बात डिफरेंट हो रही है वो क्या हो रही है कि जो इसकी लिंकेज है लिगेंड की वो डिफरेंट हो गई। तो मैं क्या कहूंगा, जो लिंकेज आइसोमरिज्म है वो एम्बिडेंट लिगेंड शो करेंगे। वो कौन शो करेंगे, एम्बिडेंट लिगेंड्स। एम्बिडेंट लिगेंड्स की मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूं। एम्बिडेंट लिगेंड्स की डेफिनेशन आपने देखी थी, ये है एम्बिडेंट लिगेंड्स। ठीक है, ये क्या है हमारे एम्बिडेंट लिगेंड्स, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट बात पर। तो नेक्स्ट बात क्या है हमारी, नेक्स्ट बात ये है कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म क्या कहती है, जो CONH3 होल 6 CrCN6, तो आप क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन डिफरेंट होगा। कोऑर्डिनेशन क्या होगा, डिफरेंट। यहां पर कोबाल्ट के साथ जुड़ा हुआ है NH3 और Cr के साथ जुड़ा हुआ है Cn। ठीक है, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में कोबाल्ट के साथ जुड़ गया Cn और Cr के साथ जुड़ गया NH3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन जो NH3 का वो कोबाल्ट के साथ था, यहाँ पे NH3 का कोऑर्डिनेशन Cr के साथ हो गया, क्रोमियम के साथ, मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन डिफरेंट हो गया लिगेंड्स का मेटल के साथ। तो इसको हम कह देते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। उसके बाद आता है आपका आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। आयनाइजेशन एकदम सिंपल है कि जब हम इसको आयनाइज करेंगे तो ये डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस या डिफरेंट आयंस आप बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डिफरेंट आयंस। ठीक है, आप क्या कहेंगे, ये क्या करेगा, डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करेगा। जैसे CrNH3 होल 4 क्या दे रखा है, CrNH3 होल कितना है, 5 है और SO4 और बाहर लिखा हुआ है Br। चलिए इसको आयनाइज कर लेते हैं। इसने आपको दिया Cr दिया, NH3 दिया, होल 5 दिया, आपको पता ही है ब्रैकेट आयनाइज नहीं होती है तो ये बन गया पॉजिटिव और बाहर आ चुका है Br नेगेटिव। ठीक है जी, दूसरे केस को आयनाइज कर लेते हैं। दूसरा केस दे रखा है कि CO है, दूसरा केस क्या दे रखा है, CO है, CO की जगह आप Cr लीजिए। दूसरा केस है आपका जो CO की जगह हम क्या लेंगे, Cr। उसके बाद देखिए क्या करते हैं हम, एक मिनट। तो अब क्या होगा देखिए, यहाँ पे जो Cr है उसको Cr को CO कर लेते हैं या CO को Cr कर लेते हैं, दोनों मेटल्स को सेम रखते हैं, तब यहाँ आपको एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आप देखेंगे यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, ये आ जाएगा आपका CrNH3 होल 5, इसको CO कर लेते हैं। चलिए SO4, ये ब्रैकेट पॉजिटिव और Br नेगेटिव। और दूसरे केस में जब आप इसको करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा CONH3 होल 5 Br, यहां पे आ जाएगा 2 पॉजिटिव और CO नहीं सॉरी, अब आएगा SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आयंस जो मिल रहे थे वो तो Br नेगेटिव के साथ ये ब्रैकेट, और यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव के साथ ये ब्रैकेट, तो आयंस डिफरेंट है। ठीक है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फैक आइसोमर है जिसको फेशियल आइसोमर बोल देते हैं, और ये मेरिडोनियल आइसोमर्स है। ठीक है, मेरिडियनल
आइसोमर जिसको मर आइसोमर बोल देते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये CONH3 होल थ्राइस NO2 होल थ्राइस के हैं। तो तीन यहाँ पर दो फेस बन रहे हैं, देखो आप देख सकते हो ये दो फेस बन गए, ठीक है। और यहाँ पे ये मेरिडियनल की तरह है, ये दो लिगेंड्स यहाँ पे, एक यहाँ पे और ये बना है, ठीक है। तो ये आपके हो गए आइसोमरिज्म। अब आते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिए। फॉर्मूला है MA6, आप इसको कैपिटल A भी ले सकते हैं। तो उसमें कितने स्टीरियो आइसोमर्स प्रोड्यूस होंगे? एक। एनेंशियोमर के पेयर 0। अगर MA5B है तो एक स्टीरियो आइसोमर्स, एनेंशियोमर पेयर 0। MA4B2 है तो दो स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे और एनेंशियोमर पेयर 0। MA3B3 है तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 2, एनेंशियोमर पेयर 0। MA4BC है तो स्टीरियो आइसोमर्स 2 होंगे और ये पेयर ऑफ एनेंशियोमर क्या रहेंगे? 0। उसी तरीके से आप इन फॉर्मूलेज के लिए भी देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको ये याद रखनी है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे MABCDEF, यहाँ पे देखिए आप 3 और 3 6 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं और 6 के 6 लिगेंड्स डिफरेंट हैं। तो पूछेगा कि बताइए इसमें कितने स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं, तो आप कहेंगे 30 और कितने पेयर्स हो सकते हैं एनेंशियोमर्स के? 15। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है और कुछ फॉर्मूलेज आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। अब हम कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला आपका क्वेश्चन आया है, अगर एक्सेस में दिया हुआ है AgNO3 जिसको ऐड किया जाए, इफ एक्सेस ऑफ AgNO3 इज एडेड टू 100 ml ऑफ 0.024 मोलर, ठीक है। 0.024 मोलर का मतलब होता है कि 0.024 मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है। सॉल्यूशन लिया गया डाइक्लोरो बिस इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन डाइअमीन पे पता है ना आपको, EN होता है। कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो पूछा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgCl बी प्रेसिपिटेटेड, कितना Ag सा क्वेश्चन आपको दिया है। उसने कहा है आपको इस सॉल्यूशन की जो मोल्स है वो ये हैं। समझिए इस सॉल्यूशन का स्ट्रक्चर, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखते हैं पहले। उसने कहा डाइक्लोराइडो, ठीक है, मतलब 2 Cl है। उसने कहा बिस, मतलब EN2 है। अब बिस क्यों लगाया जी यहाँ पे? क्योंकि EN का खुद का नाम क्या है? इथाइलिन डाइअमीन, या बोलेंगे इथेन 1,2 डाइअमीन। अगर इसमें खुद से डी पहले डाई ट्राई पहले से आ रहे तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे? बिस। मतलब एक कॉम्प्लेक्स एक नाम लिख चुका है, उसका नाम हमें फिर से, अगर मान लीजिए 2 कॉम्प्लेक्स किसी ऑर्गेनिक की एक चेन है, उसमें एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जुड़ा हुआ जिसका कुछ भी XYZ कुछ नाम है, ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जुड़ा हुआ, दोनों कॉम्प्लेक्स सेम है, इसका हमने नाम लिखा 1 2 3 जो भी करके, सेम इसका नाम लिखा 1 2 3 करके। अब क्या हुआ, दोनों में ट्राई वर्ड यूज हो चुके हैं, तो इन दोनों को दिखाने के लिए हम क्या लिखेंगे कि 2 बार आ रहे तो बिस, 3 बार तो ट्रिस, 4 बार तो टेट्राकिस, 5 बार तो पेंटाकिस। इस तरीके से हम इन्हें शो करते हैं। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। वो कहना है Cl2 है, ठीक है, En2 है, ठीक है। कौन सा आयन है? मेटल क्या है? कोबाल्ट। तो कोबाल्ट को लिखना है पहले, मेटल में से पहले ब्रैकेट में बंद करना है। उसके बाद वो कह रहा है क्लोराइड लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्लोराइड लगा दिया। उसके बाद वो कह रहा है कितने मोल्स AgCl के प्रेसिपिटेट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम इसको Ag पॉजिटिव के साथ एक्सेस में अगर रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा? AgNO3 यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट यूज हुआ, जो कि वर्नेट थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, वहां पर भी Ag पॉजिटिव लिखा था मैंने, आप सिल्वर नाइट्रेट भी लिख सकते हैं। वहां पर मैंने लिखा था एक्सेस Ag पॉजिटिव, यहाँ आप लिख सकते हैं एक्सेस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। आप समझिए ध्यान से, बात क्या आती है? बात ये आती है कि COEN होल ट्वाइस Cl2। पहले यहाँ पर कितने क्लोराइड है वो पता लगा लेते हैं, और उसको आप कैसे पता लगा सकते हैं? आप यहाँ पर देखेंगे कि इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, x हम मानते थे, बट यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है कितनी? 3। उसके बाद EN होता है 0, ठीक है जी। उसके बाद Cl पे होता है -1, -1 × 2 हो गया -2। उसके बाद हमें x की वैल्यू नहीं पता, बट इस पे कितना होता है? -1, -1 × x -x, तो ये कितना आ गया? -x। ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, 0। तो ये कितना आया? 3 - 2 1, और ये इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी? +1। मतलब यहाँ पे Cl कितने हैं? 1। मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा? फाइनली बनेगा COEN होल ट्वाइस Cl2 और बाहर एक Cl। क्वेश्चन तो यहीं से हो गया। जब मैं इसको AgNO3 के साथ ट्रीट कराऊंगा तो 1 मोल AgCl आएंगे, ठीक है, ये बात है। बट जब इसका 1 मोल लिया गया है, यही तो बात हुई। अगर मैं इसका 1 मोल लेता हूं तो मुझे 1 मोल AgCl मिलते हैं, बट यहाँ पे मुझे दिए कितने गए? 0.024 मोल। तो कितने आएंगे? जरा आंसर देख लेते हैं। आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि जो 100 ml है वो 0.0
0.024 क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं 100 ml ऐड किया गया है। कितना ऐड किया गया? 100 ml। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आग जो 100 ml है 0.024 का, उसका मतलब है 0.0024 मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं कि कितने मोल्स है? भाई आपको क्या दिया हुआ है? मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला मैं एक बार मोलरिटी बता देता हूँ। मोलरिटी जो होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको मैं बी लिख रहा हूँ, डिवाइड करेंगे वॉल्यूम सॉल्यूशन की। अगर मैं मिलीलीटर में लिखता हूँ तो मैं यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब उसने मोलरिटी दे दी, 0.024। उसने क्या कह दिया? नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के निकाल लो। उसने कह दिया वॉल्यूम कितनी? 100 ml। उसने कह दिया 1000, यहाँ कर दो। तो मैंने क्या किया जी, यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दी। मैंने क्या किया? NB को 0.024 और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। तो ये कितने आ जाएंगे? एक सेकेंड, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? तो जब आप यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो वो कितने आ जाएंगे आपके? 0.0024। इस तरीके से आपके यहाँ पे 100 ml में इतने मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, 100 ml में आपके इतने मोल्स आ गए 0.024। एक सिंपल सी बात आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर 1000 ml में आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.024। तो 1 ml में कितने होंगे? 0.024। ठीक है, 1 ml में कितने होंगे? 0.024 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, और 100 ml में कितने हो जाएंगे? 100 ml में हो जाएंगे 0.024 डिवाइडेड बाय 1000, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से। तो कितना हो गया? 0.0024, क्योंकि 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल होंगी। सेम वहां पे हुआ था जब हमने मोलरिटी वाली बात पुट की थी, तो इस तरीके से की थी। 0.024 मोलरिटी होगी, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के निकालने हैं, जिसको मल्टीप्लाई किया था 1000 से, क्योंकि हम वॉल्यूम को ले रहे हैं मिलीलीटर में 100 ml। तो मैंने क्या किया, यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाती है, तो 10 यहाँ पे आता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएंगे? 0.024 को हमें डिवाइड करना था किससे? 10 से, जो कि आंसर आ जाता है 0.0024 मोल्स। तो ये बातें आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। तो कॉम्प्लेक्स क्या है? COEN होल ट्वाइस Cl2Cl। एंड क्योंकि यहाँ पर एक Cl नेगेटिव आयन फॉर्म होगा पर मोल, तो कॉम्प्लेक्स जो देगा वो 1 मोल AgCl दे देगा। अब बात ये आती है कि अगर मोल्स ऑफ AgCl जो प्रेसिपिटेट होंगे वो उतने हो जाएंगे जितने मोल्स अवेलेबल है। कितने अवेलेबल है? 0.0024 मोल्स अवेलेबल है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो 0.0024 हो जाएगा। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन कह रहा है कि इन फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स को कंसीडर करिए। K2PtCl6, ठीक है, PtCl4.2NH3, Cl4.3NH3 और Cl4 के साथ 5NH3। कह रहा है कि इनकी रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एक्वा सॉल्यूशंस पे बता दीजिए। जैसे आप एक्वा सॉल्यूशन में लेके जाते हैं, आप इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, तो आपके पास आयंस बनने लगते हैं। तो यहाँ पे बनेगा 2K पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर बनने लगेगा PtCl6 2 नेगेटिव हो गया। ठीक है जी, यहाँ पे बनेगा PtCl4। इस तरीके से यहाँ पे आयंस हम प्रोड्यूस करके देखेंगे। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी? कंडक्टेंस होगी। जितने ज्यादा आयंस उतनी ज्यादा क्या होगी? कंडक्टेंस। तो K2PtCl6 क्या आप देख सकते हैं? 2K पॉजिटिव और PtCl6 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे 3 आयंस है। टोटल कितने आयंस? 3। उसके बाद PtCl4.2NH3 में आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, PtNH3 होल ट्वाइस Cl4। यहाँ पर कोई भी आयन नहीं है क्योंकि ब्रैकेट आयनाइज नहीं होती। तो सबसे लीस्ट जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी वो इसकी होगी। नंबर 3 पे आता है हमारा PtNH3 होल थ्राइस Cl3Cl। ये कुछ इस तरीके से रहेगा, PtNH3 होल थ्राइस Cl3 पॉजिटिव और एक Cl आयनाइज होगा 2, एक Cl नेगेटिव बनाएगा। तो एक आयन ये हो गया और एक आयन ये हो गया, तो ये बनाएगा 2 आयन। उसके बाद अगर नंबर 4 की बात करूं तो वो आ जाता है PtNH3 होल थ्राइस Cl3। तो यहाँ पर आयंस आपके बनते कितने? PtNH3 होल थ्राइस Cl पॉजिटिव, एक तो ब्रैकेट वाला हो गया एक आयन, और 3 Cl हो गए, तो टोटल 4 आयन। तो 4 आयंस मतलब मैक्सिमम जो कंडक्टेंस होगी इसी के अंदर होगी। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन में पूछा हुआ वो आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ? चलिए उससे पहले मैं एक बार इस क्वेश्चन का आपको आंसर दिखा देता हूं, जिसमें 4 आयंस बनेंगे। जिसमें क्या बनेंगे? 4 आयंस। और आप इस तरीके से इनको अरेंज भी कर सकते हैं। आप इस तरीके से इनको क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, तो जितने ज्यादा आयंस उतनी ज्यादा कंडक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ऑन ट्रीटमेंट ऑफ 100 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन। फिर से मोलरिटी दी हुई है, 100 ml दिया हुआ है। तो अगर मैं इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स निकालू COCl3.6H2 के, तो वो सीधे सीधे आ जाएंगे। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या था कि मोलरिटी को आपको क्या करना है? मोलरिटी को मल्टीप्लाई करना है जितनी वॉल्यूम है और डिवाइड करना है 1000 से।
तो 2 जीरो 2 जीरो, तो कितने आ गए 0.01 मोल, ये क्या आ गया 0.01 मोल्स, ठीक है। इसके COCl3.6H2O इसको ट्रीट कराया गया एक्सेस AgNO3 के साथ, तो 1.2 गुना 10 की पावर 22 आयंस यहां से प्रेसिपिटेट हुए हैं। तो कॉम्प्लेक्स पूछा है, कॉम्प्लेक्स क्या है, कितनी इजी सी बात है। अगर मान लो तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से लीटर में। अगर मिलीलीटर में रखते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ मोल्स कॉम्प्लेक्स के निकाल सकते हैं, मोलरिटी गुना में कर देंगे वॉल्यूम, मिलीलीटर में डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया कि जो मोल्स है हमारे वो 0.01 मोल्स आ चुके हैं, ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन प्रेसिपिटेट जो होंगे वो कैसे आएंगे भाई, 1.2 कितने हुए हैं, ठीक है, डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से जो कि है 6.022 इंटू टाइम्स 423, तो 0.02 आपने पढ़ाई होगा जो n होता है, वो n डिवाइडेड बाय n नहीं होता है, यही तो होता है। जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो कितने पार्टिकल्स हैं उनको n से डिवाइड कर दीजिए, यही तो होता है भाई। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स से Na को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इतने पार्टिकल्स आ जाएंगे, यही तो बात है, बिल्कुल ठीक है। तो 0.02 मोल्स यहां से आयंस प्रेसिपिटेट हुए हैं। नंबर ऑफ Cl आयंस प्रेजेंट इन आयनाइजेशन स्फीयर वो कैसे पता लगाएंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस प्रेसिपिटेटेड कितने हैं 0.02, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है वो कितने 0.01। तो कितने आयंस यहां से प्रेसिपिटेट होंगे, वो कितने आयंस प्रेजेंट होंगे स्फीयर में, 2। तो 2 Cl नेगेटिव आयंस आर प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब इट मींस आयनाइजेशन स्फीयर। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होंगे आयनाइजेशन स्फीयर में उसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस जितने प्रेसिपिटेट हुए कितने हुए 0.02, और हमारे पास कॉम्प्लेक्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.01। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। कितना इजी सा क्वेश्चन दिया, एकदम से इजी, मैं लिख देता हूं इजी पीसी, ठीक है। तो PTPY NH3BrCl will have how many geometrical isomers। तो कितनी सिंपल सी बात है, मैं आपको टाइप लिखवा चुका हूं, मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें इतने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, इसमें इतने एनेंटियोमर्स के पेयर होंगे। तो PTPY तो ये किस टाइप का, ये होगा MABCD टाइप का। तो डेफिनेटली इसमें 3 आइसोमर्स बनेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनते हैं 3, आप देख सकते हैं तीनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को, ये आपके तीनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए। आप देख सकते हैं MABCD टाइप का कॉम्प्लेक्स है जिसके पास 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं। आप इनको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, PT एक NH3 यहाँ पे हो गया, PY यहाँ पे हो गया, Cl यहाँ पे हो गया, Br यहाँ पे हो गया, ठीक है। किसी एक को फिक्स कर लीजिए, जैसे PY को फिक्स कर लिया, PY और PY तीनों में PY को मैंने क्या कर दिया फिक्स कर दिया, तीनों में मैंने PY को क्या कर दिया फिक्स कर दिया। अब आप यहां पर देख सकते हैं अगर मैंने तीनों में PY को फिक्स कर दिया तो मैंने इनकी सामने वाली, जैसे यहाँ पर Br आया PY के सामने, यहाँ पे NH3 आया और यहाँ पे क्या आ गया Cl आ गया। इस तरीके से हमारे पास टोटल 3 आइसोमर्स बन सकते हैं इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स स्पीसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कौन नहीं दिखाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। कहा गया है COEN होल ट्वाइस Cl2 पॉजिटिव, CONH3 होल ट्वाइस Cl3 एंड COCN NH3 होल ट्वाइस Cl2 और ऊपर ब्रैकेट में पॉजिटिव और COEN3 पॉजिटिव। मैंने आपको कहा था ये रिलेशन शो करेगा, ये रिलेशन शो करेगा। तो जब आपको इसके क्या दिखेंगे, जब आप इसकी स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, जब आप इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो वो क्या होंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो पढ़ लेते हैं एक बार। ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एग्जिबिट की जाएगी वो उन्हीं कॉम्प्लेक्सेस द्वारा की जाएगी जिनमें एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री क्या होंगे क्या होंगे एब्सेंट होंगे। ठीक है, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा एटसेट्रा। तो जो CONH3 होल रहा है Cl3 ये MA3B3 टाइप का है। जो 2 टाइप की आइसोमरिज्म मैंने आपको दिखाया था, फेक आइसोमर और मर आइसोमर, मतलब फेशियल एज वेल एज मेरिडियोनल आइसोमरिज्म। बट जो दोनों फॉर्म है, बोथ द फॉर्म्स कंटेन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री, सो दोनों फॉर्म के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाएगा, क्योंकि मैंने कहा है कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाने के लिए अगर आपने मिरर इमेज बनाई तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए पहली बात। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल कब होंगी, जब उनके पास एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री एब्सेंट रहेंगे। अगर उनके पास एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अगर उनके पास क्या है एलिमेंट सिमेट्री प्रेजेंट है, मान लीजिए आपने यहाँ लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा A, यहाँ पे लिखा A, ठीक है, इधर लिखा B, इधर लिखा B, इधर भी लिखा B और इधर भी लिखा B। आप इसकी मिरर इमेज बना लीजिए, मिरर इमेज सेम आ जाएगी बिल्कुल। इसके अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाला नीचे की इमेज है, मतलब इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है।
ठीक है, इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो Me3B3 है वो फेक आइसोमर और मन आइसोमर दोनों को शो करते हैं, पर जो दोनों ही फॉर्म है उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इसका मतलब हुआ कि कंपाउंड एग्जिबिट नहीं करेगा कौन सी आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को एग्जिबिट नहीं करेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। दीज क्वेश्चंस आर फॉर योर प्रैक्टिस। आपको ये प्रैक्टिस करने हैं, प्रैक्टिस करिए, हार्ड वर्क करना है ताकि एग्जाम में हम अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, और बहुत ईजी सा ये कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेशन का, बट इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए इसमें हमें कुछ बातें याद रखनी है, कुछ बातें समझनी है, और ताकि हम इसको अच्छे से स्कोर कर सकें एग्जाम में, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 आईपीएससी नेम करना है PTNS3 होल ट्वाइस ClNO2। आपको पता है NO2 नाइट्रो होता है, Cl क्लोराइड होता है और NH3 अमाइन होता है। सीधी सी बात है, आप यहाँ पे इसका आंसर इजिली कर सकते हैं। ठीक है, उसने कहा एन अमाइन, अरे ना अमाइन में तो सिर्फ एक ही डोनर है, वो की नाइट्रोजन है, तो एन अमाइन। ठीक है, और उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस तरीके से आप इजीली यहाँ पे इनका आंसर कर सकते हैं कि जो एन लिखना है वो किसके साथ लिखना है, वो मेटल के साथ लिखना है या किसके साथ लिखना है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 का भी आप आंसर करेंगे, सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज आइसोमर्स बतानी है, लिंकेज मतलब लिंकेज डिफरेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर किसके साथ लिंक है, NH3 के साथ, और PT किसके साथ, Cl के साथ। यहाँ पे PT किसके साथ हो गया, NH3 के साथ, और कॉपर के साथ कौन हो गया, Cl हो गया। ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर हुआ या लिंकेज आइसोमर हुआ, वो देखना है। लिंकेज में एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए, मैंने आपको क्या बताया था, लिंकेज आइसोमर्स में एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए। क्या इसमें कहीं एम्बिडेंट लिगेंड है, उस तरीके से आपको देखना है। जैसे आप दिख रहा है NCS और SCN है ना, यहाँ पे NO3 है और यहाँ पे SO4 NO3, ये तो आपको पता ही है। सॉल्वेट आइसोमर्स कब होगा, हाइड्रेट आइसोमर्स कब होगा, लिंकेज आइसोमर्स कब होगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर कब होगा। ठीक है, चलिए ये आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, विच कैन एग्जिस्ट बोथ एज डायस्टीरियोमर एंड एनेंशियोमर। एनेंशियोमर मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होनी चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। डायस्टीरियोमर मतलब मिरर इमेज नहीं होगी भाई, सुपर इम्पोजिबल नॉन सुपर इम्पोजिबल तो बाद की बात है, पहले तो वो मिरर इमेज नहीं होंगी आपस में। ठीक है, तो वो आपको चेक करना है और फिर उस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, एक सॉल्यूशन है कंटेनिंग कर रहा है 2.675 ग्राम ऑफ COCl3.6 NH3 इस कॉम्प्लेक्स का, जिसका मोलर मास भी दिया हुआ है। बताओ कितना सिंपल हो गया, 267.5 ग्राम पर मोल। उसको पास किया जाता है थ्रू ए कटायन एक्सचेंजर। द क्लोराइड आयन ऑब्टेन्ड इन द सॉल्यूशन वर ट्रीटेड विद द एक्सेस ऑफ AgNO3 से उसको ट्रीट करेंगे टू गिव 4.78 ग्राम ऑफ AgCl। मतलब जो AgCl के प्रेसिपिटेट यहाँ पे आते हैं उसका आपको अमाउंट दे दिया 4.78 ग्राम, साथ में उसका मोलर मास भी दे दिया AgCl का कितना 143.5 ग्राम पर मोल। मतलब आप यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं AgCl के। एक फॉर्मूला मैंने रिलेट किया था, ठीक है, जहां पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, और कितने आयंस आ रहे हैं, उस तरीके से आप उस फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो फॉर्मूला पूछा हुआ है कॉम्प्लेक्स का, इजीली आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इजीली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपको पता है, आपको बस ये निकालना है कि कितने क्लोराइड ब्रैकेट के बाहर होंगे, आपको ये निकालना है कि कितने AgCl के मोल्स हैं, कितने AgCl के मोल्स है। अगर AgCl के मोल्स आ जाते तो AgCl के मोल्स इसके अकॉर्डिंग, इस अमाउंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो सारी चीजों को माइंड में रखते हुए तब आंसर करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आप देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड स्टेटमेंट्स। तो क्या कहा उसने, CONH3 होल 4 Br2 पॉजिटिव, उसके साथ Br नेगेटिव की रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन हुई CONH3 होल थ्राइस Br3 बन गया और NH3 बन गया। यहाँ पे कहा है कि फर्स्ट पार्ट में 2 isomers are produced if the reactant complex ion is a cis isomer। क्या कहा है उसने कहा कि 2 आइसोमर प्रोड्यूस होंगे अगर जो रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो सिस आइसोमर है। वो आपको चेक करना है, यही तो चेक करना है। उसने कहा 2 आइसोमर्स आर प्रोड्यूस्ड इफ द रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स इज अ ट्रांस आइसोमर। अब की बार उसने स्टेटमेंट में कह दिया कि अगर ये ट्रांस है तो 2 आइसोमर प्रोड्यूस होंगे। ओनली 1 आइसोमर इज प्रोड्यूस्ड इफ द रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स आयन इज अ ट्रांस आइसोमर। मतलब जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो सिस और ट्रांस, रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स आयन सिस और ट्रांस होगा, उसके बेस पे जो आयंस प्रोड्यूस होंगे उसकी बात कर रहा है वो। ओनली मतलब आइसोमर प्रोड्यूस होंगे, ओनली 1 आइसोमर इज प्रोड्यूस्ड इफ द रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स इज ए सिस आइसोमर। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करनी कि 1 2 करेक्ट है, 2 3 करेक्ट है या जो भी करेक्ट है। ठीक है, ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो ये आज की क्लास के कॉन्सेप्ट्स हैं और ये आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है ताकि आप एग्जाम में अच्छा सा स्कोर कर सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।